गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज विज्ञान कक्षा 8 यानी एससीईआरटी साइंस की श्रृंखला पुनः लेकर आया हूं, जो आपका चैप्टर 4 है पार्ट 2 को लेकर। आइए चलते हैं पार्ट 2 विज्ञान। खनिज एवं धातु हम इकाई 4 यानी खनिज एवं धातु पढ़ा रहे थे। आइए चलते हैं पार्ट 2 की ओर। ये हमने इससे पहले पार्ट में पढ़ा दिया, सब लोग देख लेना उस वीडियो को। तो आप देखेंगे, इससे पहले हमने आपको बताया था कि सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादर की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होती। यानी पूछा जाए सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु कौन है, तो आप कहेंगे सोना। सोना क्या है, सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु है। और साथ में 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी सबसे तन्य धातु अगर पूछा जाए तब भी हम कहेंगे सोना ही सबसे तन्य धातु है। आगे की ओर चलते पार्ट 2 यानी चालकता हम यहाँ से बताना था। आइए चलते हैं। चालकता का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जो हम विद्युत का या किसी भी उष्मा या कुछ ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाएंगे, तो वो धातुएं ही सहायक होती हैं। यानी धातुओं में चालकता का गुण विद्यमान होता है। क्रियाकलाप से समझते हैं। एक आप टार्च लीजिए, बल्ब, तांबे का तार लीजिए, बैटरी, ये सारे आप अच्छी तरीके से जोड़ दीजिए। देखो एक बैटरी है, एक ये चालक यानी तार है, बल्ब लगा दिया गया है। इस बैटरी से आप ऐड कर देंगे। जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये बल्ब जो है प्रकाशित हो जाएगा। यानी इसके तार पर क्या होता है, यहाँ से जो है जो विद्युत है वो इसमें प्रवाह हो रहा है। इसे साबित होता है कि ये जो धातुएं होती हैं उष्मा की सुचालक होती है, चालकता होती हैं। तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है। तांबे के तार को के साथ एल्युमिनियम, आयरन आदि तारों के साथ बल्ब के जलने का अवलोकन करें तो आप देखते हैं सभी स्थितियों में बल्ब प्रकाशित होता है। हम सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें विद्युत का प्रवाह संभव होता है। अधिकांश अधातुएं जो होती हैं विद्युत की उष्मा की कुचालक होती हैं। यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आता है कि सभी धातुएं, जितनी धातुएं होती हैं सभी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और जितनी अधातुएं होती हैं क्या होती हैं, ये लिखा अधिकांश धातुएं क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती हैं। यानी सभी ज़्यादातर धातुएं कुचालक होती हैं, जबकि कार्बन जो है विद्युत का सुचालक है। कार्बन अधातु होते हुए भी क्या है, सुचालक है। तो यहाँ फैक्ट याद रखना है कि अधातु में कार्बन क्या है, अधातु है लेकिन क्या है, सुचालक है। लोहे की छड़ एक सिरे से आप हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे तक गर्म करिए तो कुछ समय बाद देखेंगे दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यानी लोहे की छड़ लीजिए, उसको आप गर्म करिए तो एक सिरा के साथ दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब इसी प्रकार कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की छड़ को भी दोहराएं तो आप देखें सभी गर्म हो जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये उष्मा की चालक है। इसका अर्थ ये निकलता है कि छड़ें एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंचाती हैं, अतः छड़ें धातुएं की उष्मा की चालक हैं। जितनी भी छड़ें हैं, जितनी भी धातुएं हैं, सभी उष्मा की चालक होती हैं। एक तांबे का टुकड़ा लीजिए, सल्फर का टुकड़ा लीजिए और आप क्या करिए, अवलोकन करिए कि कौन सा पदार्थ धातु है, कौन सा धातु, इसका अवलोकन कर सकते हैं। पहले उनका रंग देखिए, भौतिक गुण देखिए, चमक देखिए, कठोरता देखिए और उसमें चालकता देखिए। तो इस आधार पर हम उसको देख सकते हैं कि वो कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। तो तांबा धातु है, ये अधातु है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। तो ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं। तो आप जानते हैं धातु जो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी का ऑक्साइड बनाती है। जितनी भी धातुएं हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी धातु का ऑक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाइए तो उसी धातु का ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड बनेगा। आयरन से करेंगे तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर से करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम से करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी उसी धातु का ऑक्साइड बन जाता है। क्या आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील? अगर देखा जाए सोडियम और पोटेशियम धातुओं में सबसे क्रियाशील धातुएं कौन हैं, तो आप कहेंगे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम सबसे और पोटेशियम भी क्रियाशील धातुएं हैं। और क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के साथ जुड़ना से बचने के लिए इनको हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। पूछा जाता है मिट्टी के तेल हम इनको क्यों रखते हैं। और एक बात तो ये भी समझ लीजिए, सोडियम और पोटेशियम को स्वच्छ रखने के लिए सुरक्षित मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। और इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये नमी से भी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए नमी से बचने के लिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि सोडियम पोटेशियम सुरक्षित रह सकें। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम का एक तार लीजिए, उसको चिमटे की सहायता से पकड़ लीजिए। मैग्नीशियम का तार आप जलाइए तो देखेंगे एक सफ़ेद पाउडर बनकर तैयार होता है
और यही सफ़ेद पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये धात्विक ऑक्साइड है। हमने पहले से बता दिया है कि जितनी भी धातुएं हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी धातु का ऑक्साइड बनाएंगी, यानी मैग्नीशियम से क्रिया ऑक्सीजन की होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन से उपस्थित में जो है जलकर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार धातु और अधातु किस प्रकार ऑक्सीजन से क्रिया करती है उसका वर्णन आपने सीखा। आगे चलते हैं, जल के साथ क्रिया। अब जल के साथ क्रिया करके कैसे क्या बनाती हैं, सक्रिय धातु जल से क्रिया करके, अब देखना है जल से क्रिया करके धातु का या तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या तो धातु का ऑक्साइड बनाएंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, हाइड्रोजन गैस भी बनाती हैं। क्रियाकलाप से समझते हैं, सोडियम धातु का छोटा टुकड़ा लेकर छन्ना कागज से सुखा लें, कांच के बर्तन में पानी से आधा भर लें, सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें, क्या दिखाई देता है, धातु का टुकड़ा जल की सतह से तीव्र गति इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम धातु जो होती है जल से क्रिया करके, और जल से क्रिया करके क्या तीव्र गति से क्रिया करता है और क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हमने पहले से बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो होता है जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस बनाता है हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम भाप गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम और जल आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे क्रियाशील सोडियम है, बाकी सभी धातुएं जो हैं जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं या तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, अम्ल के साथ अब क्रिया। अब जितनी भी धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या करेंगी, तो एक प्रश्नली में आपको क्या लेना है, छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा। जस्ता भी क्या है, धातु है। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्ल डालते हैं तो देखते हैं रंगहीन या गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती दिखाई देते हैं। और जलती हुई माचिस की तीली की परखनली के मुख पर ले जाकर आप देखिए तो गैस का परीक्षण करें तो हाइड्रोजन गैस पक की ध्वनि करके उत्पन्न होती है। यानी हाइड्रोजन जो जलती है तो पक पक की ध्वनि करके जलती है, और इसका हम पता लगाएंगे जब जलाएंगे तो पक पक की आवाज़ आएगी। इससे साबित होता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये देखो आपने देखा है जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की है, बन गया है जिंक क्लोराइड। ये एक लवण है और हाइड्रोजन गैस बनती है। प्राय सभी धातुएं तन अम्ल जो होता है अब क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और अगर जो अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवा देंगे तब भी लवण बनेगा, लेकिन तब यहाँ पर जल बनेगा ना कि हाइड्रोजन गैस। सल्फर यानी अधातु है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। आइए चलते हैं देखते हैं, 2S HNO3 बनता है, H2SO4 और SO2 और 10Na2 + 4H2O। इस प्रकार आपको देखना है कि सल्फर जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। कुछ और भी जाने, तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ध्यान देना कि जितने भी हमारे तत्व हैं वो धातु हैं या तो अधातु हैं, लेकिन जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी ये कई बार पूछे गए हैं, ये धातु धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम उपधातु कहते हैं। उपधातु यानी जिसमें धातु धातु के दोनों के गुण विद्यमान हो। अब ये क्यों होता, ताप परिवर्तन के कारण ये अपना परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इनको हम उपधातु के नाम से संज्ञा देते हैं। धातु धातु में अंतर, अब अंतर की बात करते हैं तो भौतिक अवस्था, पहले धातु है फिर अधातु है। ये ठोस कठोर चमकदार होती हैं। ये द्रव गैस या ठोस कई प्रकार की हो सकती हैं। इनका घनत्व या गलनांक की बात करें अधिक होता है और इनका कम होता है। ऊष्मीय या विद्युत चालकता की बात करें तो धातुएं जो सुचालक होती है, धातुएं अक्सर कुचालक होती, कुछ अधातुएं भी सुचालक हैं ऊष्मा की। आघातवन्यता तन्यता के गुण की बात करें तो ये आघातवन्य व तन्य है धातुएं, जबकि अधातुएं नहीं होती हैं, यानी तन्यता आघातवन्यता का गुण नहीं होता है, अर्थात ये क्या होती है, भंगुर होती है।
जल से क्रिया की बात करें, समान ताप पर ये क्रिया करके H2 गैस बनाती हैं जितनी भी धातुएं हैं, जबकि ये समान ताप पर क्रिया ही नहीं करती हैं। आगे चलते धातुओं का घरेलू व औद्योगिक उपयोग क्या है उसकी बात करते हैं। तो धातुएं आप जानते हैं कई तरीके से धातुओं के वाहन बनते हैं, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, उपग्रह और यह भी अन्य जो उपकरण बनते हैं वो सब घरेलू उपकरण भी देखा, विभिन्न प्रकार की धातुएं लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, आभूषण कई प्रकार के बनते हैं। यहाँ तक कि देखा जाए पिन, कील, छोटी वस्तुएं से लेकर बड़ी वस्तुएं जो भारी भरकम बनते हैं, मशीनें, वो भी सब धातुओं से ही बनती हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती, इसलिए बर्तन, बॉयलर आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। खाना बनाने वाले बर्तन भी वो भी लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम के ही बनाए जाते हैं। इसके साथ देखा जाए विद्युत के उपकरण जो होते हैं वो भी आजकल विद्युत लेपन करके केबल जो तैयार किया गया एल्युमिनियम के तार, तांबे के तार आदि से ही निर्मित है। सोने चांदी की बात करें तो इसी आभूषण बनाने के काम आता है। देखा आपने सोना चांदी के अधिक आघात वर्तनी होने के कारण इसकी बहुत पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियाँ मिठाइयाँ सजाने उपयोग में देखा होगा। खाने के वस्तुएं, दवाइयाँ, चॉकलेट, सिगरेट की पैकिंग आदि भी एल्युमिनियम पन्नी, चांदी की पन्नी आदि पन्नियों का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं धातुओं का घरेलू या औद्योगिक रूप से कई तरह से इसका उपयोग किया जाता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस प्रकार धातुओं को आने से देखा जाए हमारे पूरे विश्व का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब हम समझते हैं धातुओं का संक्षारण। आपने देखा होगा कि लोहे की कील जो होती है या पेंच होता है या पाइप होते हैं, सबसे पहले संक्षारण को समझना है। संक्षारण का मतलब होता है धीरे धीरे उस धातु का क्षरण, धीरे धीरे क्षरण होता रहता है। जैसे पेंच, पाइप, रेलिंग आदि क्या होती, वायु या नमी से उनकी जो सतह होती लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। धातु की सतह पर यौगिक बनकर धातु की एक एक परत बनकर जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी का ऑक्साइड बना लेती है और धीरे धीरे उतरने लगती हैं। और उतर कर धातु क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी को हम संक्षारण कहते हैं, यानी धातुओं के नष्ट होने को संक्षारण कहते हैं। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। लोहे की पूरी भूरी परत जो होती है वो आयरन ऑक्साइड होती है और इससे धातुएं धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर क्या होती हैं, परिवर्तित होकर नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम की सतह एल्युमिनियम ऑक्साइड परत जम जाती है जो धात्विक चमक को नष्ट कर देती है। जितनी भी धातुएं होती हैं ऑक्सीजन या नमी से क्रिया करके उनका क्या होता है, उसी धातु का ऑक्साइड बना लेती हैं जिससे इनका क्षरण हो जाता है। इसी को हम धातु का संक्षारण कहते हैं। तो ये देखो 3 परख नलियाँ दी गई हैं कैल्शियम क्लोराइड की, जिसमें जंग रहित कील होती है, जंग रहित कील और जंग लगी हुई कील। कैसे, आपको कैल्शियम क्लोराइड साथ में आपको 3 परख नली लेनी है, एक में नल का जल लेना है, एक में उबला हुआ जल लेना है। तो 3 इसलिए हम प्रयोग करेंगे कि किस तरह किसमें लगता है। तो आप देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड में जंग नहीं लगेगी, जबकि उबला हुआ जल में भी जंग नहीं लगेगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का वाष्पन हो जाता है। जबकि जो नल का पानी है उसमें जंग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जल और ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं जो हैं उसी का धातु संक्षारित होती हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें लिखा है पहली और दूसरी परख नली में कीलों को जंग नहीं लगता है, जबकि तीसरी परख नली में कीलों को जंग लग जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जंग वायु, ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में लगती है। पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि जंग कब लगती है, वायु यानी ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ही लगती है। आगे लिखा लोहे तथा एल्युमिनियम संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। यानी लोहा एल्युमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। जितनी भी धातुएं हों यदि उनका संक्षारण हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और जल नमी के कारण ही हो रहा है। तांबे के बर्तन में हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। चांदी में काले रंग की परत चढ़ जाती है और इससे भी क्या होता है, उनकी चमक धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसी भी हम धातु का संक्षारण ही कहते हैं। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता के टुकड़े कुछ बूंदे तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालिए, धातु की सतह पर झाग यानी बुलबुला उठता दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अब धातु के टुकड़ों को जल में से धोकर उसकी सतह में स्थान से छूकर देखें तो क्या होता, अम्ल की बूंदें गिराई गई थी। आप देखेंगे धातु की सतह खुरदरी हो गई। खुरदरी होने का तात्पर्य है धातु का संक्षारण हो गया है।
इस प्रकार धातु अम्ल के साथ भी क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। एल्युमिनियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये देखो लिखा है एल्युमिनियम, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बन गया है एल्युमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार धातु का संक्षारण होता है। तो यहाँ पर आपने सीखा है कि अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है। एक तो नमी जल से होता है, दूसरा अम्ल से क्रिया करके भी संक्षारण होता है। अब आगे आएगा धातुओं के संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। संक्षारण का मतलब होता है धातुओं की हानि। तो धातुओं की हानि से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आपकी हानि पहुंचती है, इसलिए जरूरी है धातुओं को क्षण से बचाया जाए। और क्षण से बचाने के लिए सबसे जरूरी है धातु को नमी और हवा से बचाना। हवा में क्या है, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हम क्षण से बचा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पेंट पर लेप चढ़ाकर। पेंट का लेप चढ़ाकर यानी जितनी भी धातुएं होती हैं, देखा होगा दरवाजे या कोई भी वस्तु आप लाते हैं, कुर्सी मेज लोहे की या किसी भी धातु की, तो उस पर हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा कि उसको हम बचा सकते हैं नमी से और ऑक्सीजन से। इस प्रकार हम पहला पॉइंट बता सकते हैं, पेंट का लेप चढ़ाकर हम बचा सकते हैं। दूसरा है धारदार जो वस्तुएं हैं उसका हम पेंट नहीं कर सकते, तो ग्रीस या तेल लगाकर क्या होगा, उससे भी नमी बची रहेगी। इस प्रकार उन धातुओं का क्षरण नहीं होगा और कैंची, चाकू, ग्रीस आदि में तेल लगाकर हम जंग से बचा सकते हैं। आगे गैल्वेनीकरण यानी धातु को चढ़ाना, यानी गैल्वेनीकरण एक क्रिया है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, अन्य पात्र में पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं और जस्ते की एक परत चढ़ जाती है, जम जाती है, इसी को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी पूछा जाता है गैल्वेनीकरण में किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो आप कहेंगे जिंक की, यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसी को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। फिर है विद्युत लेपन। तो कुछ धातुएं ऐसी होती जिसको क्रोमियम, निकेल और टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी को प्रभावित नहीं करती है, और लोहे को क्षरण से बचाने के लिए क्रोमियम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, यानी इस पर एक परत चढ़ा दी जाती है। देखो लिखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जिससे चमक नष्ट हो जाती है किंतु उसका क्षरण रुक जाता है। तो यानी विद्युत लेपन के द्वारा भी हम धातुओं का संक्षारण से बचा सकते हैं। आगे बात है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुएं या उपधातुएं, कभी कभी क्या होता है एक धातु में दूसरी धातु या धातु मिला देने से उसकी कठोर स्थायी संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। जैसे स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है, किसकी है, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। अब जब दो चीज़ें हो जाती हैं जिससे क्या होता है, इसमें संक्षारण नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगती है। तो आपने देखा 5 तरीके हैं, 5 तरीके हमने बताए, पेंट का लेप चढ़ाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वेनीकरण धातु को चढ़ाकर उस पर विद्युत का लेपन कर या मिश्र धातु बनाकर भी उस पर बचा जा सकता है। आइए चलते हैं मिश्र धातु को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अनेक बार क्या देखा हमने, शुद्ध रूप से धातु आवश्यक उद्देश्यों का उपयोग नहीं लाया जा सकता है। धातु अन्य धातुओं धातुओं के उचित मात्रा मिलाकर वांछित गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम मिश्रण कहते हैं और इस धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, अर्थात मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने से मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। तो आइए कुछ धातुओं की बात करते हैं, मिश्र धातुओं की, अवयवी धातु और उपयोग। तो जैसे पीतल कैसे बनती, पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता से बनती है। कांसा तांबा और टिन से बनता है। सोल्डर जो आप देखते हैं विद्युत पर्पज में टांका लगाने का काम होता है, सीसा और टिन। स्टेनलेस स्टील जो होती, लोहा, क्रोमियम, निकेल आदि का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। तो इनके विभिन्न प्रकार के उपयोग भी होते हैं। जैसे पीतल का देखा जाए बर्तन, तार, वाद्य यंत्र, सजावट की वस्तुएं। कांसा देखा जाए सिक्का। अब सिक्का देखो जो कांसा का बनता है, तांबा और टिन। सिक्का, घंटा, मेडल, गहने आदि बनाने में किया जाता है कांसे का प्रयोग। सोल्डर जो है आपने देखा विद्युत पर्पज में टांका लगाने के काम होता है। स्टेनलेस स्टील का बर्तन, उपकरण, छुरी, कांटे आदि बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या होते हैं, आइए बात करते हैं। मिश्र धातुएं प्रायः मूल धातु कठोर होती हैं। मिश्र धातुएं प्रायः मूल धातु से कठोर होती हैं। मिश्र धातुएं जो होती हैं वो मूल धातुओं से कठोर यानी मजबूत हो जाती हैं। जैसे शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसलिए आभूषण
इनसे कभी नहीं बनाया जा सकता है। सोने में थोड़ा तांबा मिला दिया जाए यानी कॉपर मिलाने से कठोर यानी आभूषण बनाने के लिए उपयोगी है। यानी सोना शुद्ध जो है मुलायम होता है, लेकिन जब इसमें हम कॉपर यानी तांबा मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा कठोरता आ जाती है और चमक भी आ जाती है। मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण भी नहीं होता, ये दूसरा फायदा है। लोहे में क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो जंग से बच जाता, जंग नहीं लगती है। मिश्र धातुओं में रासायनिक यौगिक का क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातुओं के गुण अवयवी धातुओं के गुण से भिन्न होते हैं, यानी मिश्र धातुएं जो बनती हैं जो उनके मूल गुण होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोल्डर सीसा और टिन से बनता है, सीसा और टिन से मिलाने पर मिश्र धातु बनती है जिसका नाम है सोल्डर। और ये क्या करती है, ये सीसा जो है टिन दोनों मिलते हैं तो ये गलनांक भी कम हो जाता है, सबसे बड़ी बात गलनांक कम हो जाता है, इसलिए जो है इनसे मतलब टाँका जोड़ना आसान हो जाता है, तारों को जोड़ना आदि ये सब। आगे चलते पिग आयरन क्या है। वात्या भट्टी में एक वात्या भट्टी होती है, जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है वहाँ पर एक पिग आयरन प्राप्त होता है। किससे, वात्या भट्टी से। इसे हम कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं। इसमें 93% लोहा होता है, 4 से 5% तक कार्बन होता है और शेष क्या होता है, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है, ये भंगुर होता है। और इससे भी पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पिग आयरन से में क्या होता है, जो इसमें मिश्रण हो जाने के कारण, मिश्रण पहले से अशुद्धियाँ विद्यमान है जिसके कारण इसमें जो है संक्षारण नहीं होता है। आगे है इस्पात। इस्पात को समझते हैं। ये लोहे का दूसरा रूप है जिसमें आयरन लगभग 98.8% या 99.8% होता है। इसके साथ साथ कार्बन 0.25 और 1.5 जो है शेष सिलिकॉन, फास्फोरस जो है सल्फर, मैंगनीज आदि की शुद्धियाँ विद्यमान होती हैं। इसका उपयोग मोटर, गाड़ी, नट बोल्ट आदि बनाने में किया जाता है। पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातु ही है, यानी जो पिग आयरन है और इस्पात है ये भी एक प्रकार की मिश्र धातुएं हैं, इससे भी संक्षारण नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है और ये जो पार्ट 4 आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे हर हाल में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सब में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए बड़ी ध्यान से देखना, समझना। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।